लिबरलिज्म के बारे में क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट, जब हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं, पेन थोड़ा सा हम मोटा कर लिया यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोग क्लासिकल के बारे में बात करते थे तो यहाँ हम लोग निगेटिव लिबरलिज्म कहते थे। और जब निगेटिव लिबरलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात की जा रही है। मिनिमम गवर्नमेंट यानी सरकार न्यूनतम होगी, उसका हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात की गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहाँ पर ज्यादा बात की गई। और एक तरह से देखा जाए तो कल्याणकारी स्टेट का यहाँ पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के आसपास जो विचारधारा निकल कर आई, जो डेमोक्रेसी को प्रमोट की, वो थी क्लासिकल लिबरलिज्म। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो मिनिमम गवर्नमेंट, इसे निगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बाजार में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, सरकार एज ए प्रोटेक्टर, एज ए गार्ड काम करेगी, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की काम करेगी। और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात की गई, यानी विधि के शासन की, कानून सबसे ऊपर होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। और एक तरह से देखा जाए तो इसे हम लोग डेमोक्रेसी के स्टार्टिंग के रूप में देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न लिबरलिज्म। यह राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग हुई 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह विचार डेवलप हुआ। यह बिल्कुल क्लासिकल लिबरलिज्म से अलग होगा, यानी कि जिन बातों को क्लासिकल लिबरलिज्म में प्रभावी माना गया उसे यहाँ पर आप प्रभावी रूप से नहीं देखेंगे। राइट। यह शास्त्रीय उदारवाद से अलग होगा और इसका क्या उद्देश्य है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ावा देना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक यह डिस्कस किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, एक तरह से वेलफेयर स्टेट का क्रिएशन करना, एक तरह से कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना। राइट। तो वही बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल के फ्रीडम की तो बात होगी, इंडिविजुअल के फ्रीडम की तो बात की गई है, लेकिन साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की भी बात की गई है। यानी स्टेट यहाँ पर जो वीकर सेक्शन होंगे, जो कमजोर लोग होंगे, उसके इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करेगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। राइट। देखिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, कुछ तो बातें कॉमन है। वो कॉमन क्या होगा, पहले कॉमन समझ लीजिए कि दोनों में कॉमन बात क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि रूल ऑफ लॉ दोनों जगह होगा। दोनों जगह डेमोक्रेसी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दो बातें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल का फ्रीडम भी हो सकता है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। ये एक तो कॉमन बात है कि ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर जो शास्त्रीय उदारवाद है, यहां पर कह रहा है कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप यहां पर देखने को मिलेगा। क्या, स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर हस्तक्षेप इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। राइट। यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा, यहां पर अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हो सकता है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो
मिक्स इकोनॉमी है जहां कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट दोनों का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। यहां पर जो स्टेट होगा, स्टेट प्रहरी की भांति होगा। क्या? राज्य का चूंकि न्यूनतम हस्तक्षेप होगा तो राज्य लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, तो यहाँ पर न्यूनतम हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राज्य का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव लाना, चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में बदलाव यहाँ पर क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो ये बातें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस आप देखने को आपको मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इंडिविजुअल को संपत्ति रखने, उसकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन जो कमजोर लोग हैं, वीकर लोग हैं, उनके जीवन में बदलाव के लिए यहाँ पर क्या होगा, काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत कौन कौन से विचारक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से थिंकर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर टीएच ग्रीन जो सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार रखते हैं, पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं। जॉन लॉक, इनका न्याय का सिद्धांत फेमस है, आगे हम जॉन लॉक के न्याय के सिद्धांत के बारे में विस्तृत बात करेंगे। अज्ञानता से पर्दा वगैरह के बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत बात किया है। लियोनार्ड हाव हाउस ने सोशल लिबरलिज्म की बात की है। अमर्त्य सेन क्षमताओं का दृष्टिकोण, कैपेबिलिटीज अप्रोच के बारे में बात की है। याद रखना कि ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, हाव हाउस का सोशल लिबरलिज्म और अमर्त्य सेन का क्षमता का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर आधुनिक उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वहां पर निगेटिव फ्रीडम की बात की गई थी, यहाँ पर पॉजिटिव स्वतंत्रता, ये मानी केवल राज्य से मुक्ति नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की उपलब्धता। ये नहीं कि बिल्कुल राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि आपने पढ़ा होगा कि योर फ्रीडम मीन्स वेयर माई नोज बिगिंस, आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म होती है जहां से हमारे नाक की शुरुआत होती है। तो आप अपने स्वतंत्रता को कंज्यूम तो करेंगे लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेंगे, और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग आप अपने जीवन में बदलाव के लिए, स्वतंत्रता का मतलब मुक्ति नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब है कि उसका उपयोग करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, कल्याणकारी राज्य, तो जो भी बीफ का सेक्शन होंगे भारत के संविधान में देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका एक बेहतर उदाहरण है, आप देख सकते हैं उस रूप में। समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक सबकी पहुंच हो, इसके बारे में बात किया गया है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आय और संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण के बारे में बात किया गया है कि यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैं, है ना, वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आय का सामाजिक न्यायपूर्ण वितरण की बात की गई, ऐसा नहीं कि गरीबी अमीरी के बीच ज्यादा खाई बढ़ जाए। यानी कहने का मतलब कि जो कमजोर वर्ग के लोग होंगे, कमजोर तबके के लोग होंगे, उनके बारे में यहाँ पर प्रॉपर विचार किया गया है। सरकारी हस्तक्षेप, क्लासिकल में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो स्टेट का इंटरफेरेंस तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मुक्त बाजार की असफलताओं को सुधारने हेतु सरकार का इंटरफेरेंस हो सकता है। और यहाँ पर या तो इकोनॉमी सोशलिस्ट होता है या तो यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी होता है। जैसे भारत में आप मिक्स इकोनॉमी के रूप में चीजों को देख सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कल्याणकारी राज्य और आधुनिक उदारवाद के बारे में बात कर रहा है। ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है, राइट। तो ये जो है आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है। मॉडर्न उदारवाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी देता है। न्यूनतम मजदूरी आपको देता है। सामाजिक सिक्योरिटी की बात करता है और कर प्रणाली के माध्यम से पुनर्वितरण की बात करता है। स्टेट का दायित्व तो यहाँ पर ये कहता है कि केवल सुरक्षा नहीं है बल्कि विकास करना भी है। यानी कि यहाँ पर स्टेट का मेजर रोल है। क्या है? इंडिविजुअल तो स्वतंत्रता है, इंडिविजुअल की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वह स्टेट से पूर्णतः मुक्त नहीं है, यानी स्टेट से वो बंधा हुआ है।
ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखा जाए तो जब स्टेट का हस्तक्षेप होगा तो यहाँ पर क्या किया गया है, ओपन इकोनॉमी न करके यहाँ पर समाजवादी कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। और यहाँ जो उद्देश्य है वो कल्याणकारी कारी राज्य का निर्माण करना है। जो हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ओम शांति शांति शांति। और ये संपूर्ण भाव जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलता है। ऐसा विचार जो है उसे हम कह सकते हैं कि यह जो है आधुनिक उदारवाद है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत हम आगे जाके बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जॉन रॉल्स ने जो थ्योरी दिया वो जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय के रूप में निष्पक्षता की बात की। और इन्होंने अज्ञानता से पर्दा का सिद्धांत दिया, वेल ऑफ इग्नोरेंस, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दो सिद्धांत बहुत ही फेमस है यहाँ पर, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिक और आर्थिक समानताएं तभी उचित हो सकती हैं जब वो कमजोर वर्ग के हित में हो। ये दोनों सिद्धांत आगे हम विचार विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले जान लीजिए कि न्याय के रूप में निष्पक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, जॉन रॉल्स ने। अज्ञानता से पर्दा का सिद्धांत किसने दिया, जॉन रॉल्स ने। ये आप पढ़ लेंगे, आगे विस्तार पूर्वक इसको हम बताएंगे। इसकी कुछ क्रिटिसाइज भी की गई है, कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। यह अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से निजी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होता है, कल्याणकारी योजनाओं से राजकोष पर बोझ पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ता है, ब्यूरोमेनिया का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जहां राज्य के निर्णय जो है एक तरह से ब्यूरोक्रेसी से घिर जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी कई बार मनमानी करती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसे हम समाजवाद के, पहले भी हमने बताया कि यह विचार एक तरह से देखा जाए जब पूंजीवाद के विरोध में है तो समाजवाद के करीब में होगा। राइट, ये बातें यहाँ पर की गई हैं। दूसरी बात, भारत में आधुनिक उदारवाद की झलक क्या है ये देखेंगे आप लोग। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर तमाम सरकारी कार्यक्रम हैं, गरीबों को आरक्षण दिया गया है, सामाजिक न्याय की तमाम नीतियां हैं। उदाहरण के रूप में आप मनरेगा को देख सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी दर के संबंध में आप कानून को देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार दे सकते हैं, लोगों को अनाज का अधिकार दिया गया है, राइट टू फूड लोगों को प्राप्त है। ये सारी बातें जो है बताती हैं कि राज्य कैसे कल्याणकारी कार्य करता है और लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव के लिए कार्य कर सकता है। और राज्य का ये जो स्वरूप है इसे हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं। आप सभी क्लास में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। क्लास में जो लोग भी बने रहे, एक बार फिर से सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।